Hello everyone, welcome to Simple Funda. My name is Apurv and in today's lecture we are going to cover the State Human Rights Commission. Okay? तो हमारी ये जो MPPSC यूनिट 10 की जो सीरीज़ है उसमें अभी तक हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ही एक एक्सटेंशन मान सकते हैं। तो व्हाट वी वुड डू, वी वुड ब्रश अप आवर नॉलेज ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिससे हमें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को समझने में बड़ी आसानी होगी। ओके, सो दीज आर द सिंपल नोट्स फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, क्योंकि उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के चैप्टर 2 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, तो चूंकि ये एक एक्ट के माध्यम से बनी हुई बॉडी है इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो एनएचआरसी का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अगर हम उसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो बॉडी में एक चेयरपर्सन होता है, साथ ही साथ 12 मेंबर्स होते हैं। तो इन टोटल ये 13 मेंबर बॉडी इसको हम कह सकते हैं। ओके, अगर अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो चेयरपर्सन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो वो जो कमेटी रहती है वो एक 6 मेंबर कमेटी होती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मेंबर्स होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर और या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर अपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 5 मेंबर हो गए और हेड इस कमेटी को करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये एक 6 मेंबर कमेटी होती है जो रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को। उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं मेंबर्स और चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी के। अगर टेन्योर की बात करें तो टेन्योर होता है 3 साल या फिर 70 साल की उम्र, इनमें से जो पहले हो जाएगा वो टेन्योर होगा चेयरमैन का, साथ ही साथ मेंबर्स का। अगर हम सर्विस कंडीशन और सैलरी की बात करें तो ये दोनों का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एनएचआरसी के केस में। अगर रीअपॉइंटमेंट की बात करें हम मेंबर्स और चेयरपर्सन की तो दोनों ही फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए इनएलिजिबल होते हैं। अगर ओथ की बात करें तो मेंबर्स और चेयरपर्सन को ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी मेंबर या चेयरपर्सन को रिजाइन करना है तो वो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। अगर मेंबर या चेयरपर्सन को रिमूव करना हो तो वो रिमूवल की पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। अगर हम एनएचआरसी की पावर की बात करें तो एनएचआरसी के पास सबसे बड़ी पावर जो है वो है पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। साथ ही साथ दे कैन हैव सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ एनी मैटर पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, ये हो गई जनरलाइज्ड पावर ऑफ एनएचआरसी। अगर नोडल एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल एजेंसी है एनएचआरसी की। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रशअप हमने एनएचआरसी का कर लिया। नाउ वी कैन मूव टू अवर टॉपिक ऑफ द डे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, जैसे कि हमने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। सिमिलरली स्टेट ह्यूमन राइट्स का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। ओके, तो SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन सेक्शन 21 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, अगर हम MPHRC या मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 13 सितंबर 1993 को, जो कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट था जिसने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अपने स्टेट में एस्टेब्लिश किया था। ओके, अब अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ठीक है, तो SHRC जो रहती है वो एक 3 मेंबर कमीशन रहती है जिसमें से एक चेयरपर्सन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि वो क्या क्राइटेरिया है जिससे मेंबर्स और चेयरपर्सन दोनों का ही सिलेक्शन किया जाता है, तो अगर हम चेयरपर्सन की बात करें
तो एनी पर्सन हु हैज बीन और हु इज, या फिर रह चुका है या करंट में है चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो चेयरपर्सन रहेगा उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हुआ, एनी पर्सन हु इज और हैज बीन आइदर चीफ जस्टिस और जज ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया चेयरपर्सन का। सिमिलरली अब जैसा कि हमने पता है कि एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेंबर्स का, तो एक मेंबर जो होगा जिसको हम जुडिशियल मेंबर भी बोल सकते हैं, वो होगा या तो अभी करंट में है या रह चुका है जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो हाई कोर्ट का जज या तो है या तो रह चुका है, वो बन सकता है मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। साथ ही साथ एक क्राइटेरिया और है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी जज है हैविंग 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी मेंबर बन सकता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक मेंबर का। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया में से कोई भी एक अगर फिल कोई कर रहा है तो वो मेंबर के लिए एलिजिबल है। ओके, मेंबरशिप उसको मिल सकती है, वो अपॉइंटमेंट ले सकता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे मेंबर की बात करूं, तो दूसरा मेंबर का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है एनी इंडिविजुअल हैविंग नॉलेज एज वेल एज एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो अगर चेयरपर्सन की बात करें तो वो है करेंटली अगर कोई चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट है या फिर रह चुका है, वो चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो सकता है। सिमिलरली अगर मेंबर्स की बात करें तो जो जुडिशियल मेंबर होगा वो होगा एनी पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज एनी पर्सन who has been or is judge of district court of India having 7+ years of experience। ठीक है, सिमिलरली जो एक मेंबर जो नॉन जुडिशियल मेंबर है वो एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल एज एक्सपीरियंस इन दिस ह्यूमन राइट्स फील्ड। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें कि चेयरपर्सन और मेंबर के अलावा एक सेक्रेटरी भी होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ड्यूटीज को संभालता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, तो चेयरपर्सन एज वेल एज मेंबर्स की अपॉइंटमेंट जो करता है वो करता है गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, और अब एक नया प्रश्न बनता है, क्या 2 स्टेट की एक कंबाइंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बन सकती है क्या? तो यस, 2 स्टेट का एक जॉइंट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बन सकता है। और वो बनेगा कैसे? विद रिकमेंडेशन ऑफ जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ स्टेट्स। ओके, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कमेटी क्या होती है जो कि किसी भी मेंबर या चेयरपर्सन का जो अपॉइंटमेंट रहता है उसका रिकमेंडेशन गवर्नर को देती हैं। साथ ही साथ अगर जॉइंट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनना है तो उनकी कमेटी के भी वो पार्ट रहते हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि वो कमेटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं कमेटी बात करूं जो कि अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है गवर्नर को, तो वो कमेटी में अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी का हेड होता है सीएम ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, और उनमें 3 मेंबर या 5 मेंबर हो सकते हैं। तो 3 मेंबर या 5 मेंबर कैसे होंगे? तो कुछ स्टेट्स हैं जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान मंडल भी है। ठीक है, जो कि अपर हाउस ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर हम जिसको बोल सकते हैं विधान मंडल या विधान परिषद। ठीक है, तो ऐसे स्टेट जिसमें केवल विधानसभा है उसमें एक हेड होगा और एडिशनली 3 मेंबर होंगे। अब वो मेंबर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा जो भी स्पीकर है विधानसभा का। ठीक है, विधानसभा स्पीकर जो है वो मेंबर होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ विधानसभा वो मेंबर होगा कमेटी का। साथ ही साथ होम मिनिस्टर जो स्टेट का है वो भी
इस कमेटी का पार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा स्टेट जहां पर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, उस केस में ये 4 मेंबर कमेटी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हेड होंगे सीएम, साथ ही साथ मेंबर होंगे स्पीकर ऑफ विधानसभा, लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ विधानसभा एंड होम मिनिस्टर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो उस केस में 2 मेंबर और ऐड हो जाएंगे उस कमेटी में। एक होगा हेड ऑफ विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद का जो हेड होगा वो भी इसका मेंबर हो जाएगा, और लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ विधान परिषद वो भी इसका मेंबर हो जाएगा। तो ऐसा स्टेट जहां पर विधान परिषद है वहां पर इस कमेटी की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, तो हमने अब इस केस से कमेटी के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब आगे का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो अब एक और हम क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे कि फिर ये तो हमने स्टेट का जो भी सिनारियो वो देख लिया कि स्टेट से रिलेटेड अगर कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको संभालने के लिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। सिमिलरली अगर किसी यूनियन टेरिटरी में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो ऐसे केस जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन एनी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हैं उनको किसी भी स्टेट को डेलीगेट कर सके। ओके, तो इफ सम केस इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन यूनियन टेरिटरी देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट देम टू एनी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, बट साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि एक एक्सेप्शन है। अगर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, जिसको एनसीटी भी बोलते हैं, तो अगर दिल्ली में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होगा तो फिर वो किसी भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को डेलीगेट नहीं किया जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है एनएचआरसी जो है वही दिल्ली के केसेस को मैनेज करेगी। तो दिल्ली इज मैनेज्ड बाय एनएचआरसी ओनली। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो मेंबर्स साथ ही साथ चेयरपर्सन है उनका टेन्योर कितना होता है, तो सेम एज एनएचआरसी इनका टेन्योर भी 3 इयर्स और 70 इयर्स, इनमें से जो भी अर्लियर होगा, या तो 70 की उनकी एज हो जाए मेंबर या चेयरपर्सन की, या फिर उनका कार्यकाल 3 साल तक रह सकता है। ठीक है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए दोनों ही इनएलिजिबल होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी। और जिस तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, सिमिलरली स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर मोस्टली रिस्पेक्टिव कैपिटल्स में रहता है, और मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि अब हमारे पॉइंट्स हैं वो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिस्पेक्ट में है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है 13 सितंबर 1995 को। ठीक है, अब जो भी एमपी ह्यूमन राइट्स कमीशन की बिल्डिंग है भोपाल में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है पर्यावास भवन के नाम से। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है तो हमें याद रखना चाहिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक मोटो है जो है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। ये चीज भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या होता था, अपॉइंटमेंट करता था प्रेसिडेंट, रिमूवल करता था प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन लेता था प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सिंपल थी, बट अब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में क्या होता है, अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, रेजिग्नेशन अगर किसी मेंबर या चेयरपर्सन को देना होता है तो वो देता है गवर्नर को। अब अगर रिमूवल की बात करें तो रिमूवल की पावर है प्रेसिडेंट के पास, ना कि गवर्नर के पास। ये चीज हमें अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर हम आगे मूव करते हैं, हाँ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स और हैं
मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो करेंट चेयरमैन है मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो है नरेंद्र कुमार जैन। ठीक है, नरेंद्र कुमार जैन करेंट में मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, और ये तो एनएचआरसी का पॉइंट है कि जैसे अपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट बोलते हैं, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेट की बात करें जिसने इम्प्लीमेंट किया था स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो वो था मध्य प्रदेश। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के साथ ही हमने मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन को फिनिश कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सिंपल फंडा। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये जो पीडीएफ है उसका लिंक दे दूंगा, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड लिंक ऑफ द शॉर्ट नोट्स दैट आई एम मेकिंग इन द एक्सेल। तो ये दोनों चीज़ें भी आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक को जाके क्लिक करके इन चीज़ों को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो वेरी थैंक यू।